हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी क्या कॉम्पोजिशन है, कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें लोकेटेड हैं, कौन कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या रास्ते से हमारा फूड होके गुजरता है और क्या उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है। आज हम बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्चुअल में हो क्या रहा है। फूड की डाइजेशन हो रही है तो वो फूड की डाइजेशन किस तरीके से हो रही है। तो जो हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं। मैकेनिकल का मतलब होता है जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि हमारी मशीनरी यूज़ होती है। जैसे आपको पता है कि खाना है, आप डायरेक्ट कभी रोटी नहीं खाओगे, आपको पहले रोटी को अपने हाथों से अपने दांतों से तोड़ना होगा, मैश करना होगा, तो दैट इज़ मैकेनिकल। और केमिकल का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो उस फूड को सॉफ्ट कर रहे हैं, उसको च्यू करने में हेल्प कर रहे हैं। हमारी आपको पता है जो डाइजेशन है, मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से, जो हमारे माउथ के अंदर होती है। तो बक्कल कैविटी के 2 काम होते हैं। एक तो होता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन का मतलब कि खाने को चबाना, उसको सॉफ्ट बनाना, उसके छोटे छोटे पीसीस कर देना। और दूसरा काम है इसका फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग, कि अब आपने खाना तो खा लिया, उस खाने को निगलना है, निगल कर आपको उसको अपने ईसोफेगस तक ले जाना है। तो हमारी बक्कल कैविटी के अंदर स्लाइवा प्रेजेंट होता है जिसको आप लार बोलते हो। ये स्लाइवा हमारे दांतों और टंग के साथ मिलकर क्या करता है, हमारे फूड को मैस्टिकेट करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ताकि हमारा जो फूड है वो अच्छे से चबाया जा सके। इसके अलावा स्लाइवा के अंदर म्यूकस भी होता है जो हमारे फूड को ल्यूब्रिकेट यानी कि गीला कर देता है और उसको एडहेयर मतलब कि सारे फूड पार्टिकल्स को आपस में चिपका देता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप रोटी के अलग अलग टुकड़े मुंह में डालते हो और आप उसको थोड़ी देर चबाते रहो और तो वो बाद में एक बॉल की तरह बन जाते हैं, मतलब आपस में बिल्कुल स्टिकी स्टिकी सा मटेरियल बन जाता है। तो उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बॉलस। तो ये बॉलस जो है, मतलब एक बार जब ये बॉलस बन गया फिर उसके बाद जो है हमारी बक्कल कैविटी उस फूड को निगलने में हेल्प करेगी, स्वेलो करने में हेल्प करेगी। जैसे ही वो उसको निगलेगी तो निगलने के बाद वो चला जाएगा फेरिंग्स में और फेरिंग्स से वो चला जाएगा ईसोफेगस में बाय स्वेलोइंग और डेग्लूटिशन। मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू आप खाने को निगलते हो उसको हम डेग्लूटिशन भी बोलते हैं। अब ये जो बॉलस है उसके बाद ये ईसोफेगस के थ्रू जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आपने एक जो चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मूवमेंट है यहाँ पे फूड की, दैट इज पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस का मतलब होता है कि ये नहीं है कि आपने खाना लिया और वो खाना सीधा जाके नीचे गिरेगा। वो खाना जो है धीरे धीरे इस तरीके से आराम आराम से जाएगा। मतलब एक बार जो ये आपकी ईसोफेगस है ये कॉन्ट्रैक्ट होगी फिर एक्सपैंड होगी, एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक बार एक्सपैंड। जैसे आपने देखा होगा जिस तरीके से अर्थवॉर्म चलता है उस तरीके से हमारी ईसोफेगस भी कभी कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी कि श्रिंक होती है और कभी फैलती है, सिकुड़ती है फिर फैलती है, फिर वो खाना खिसक खिसक के नीचे जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा सा पाइप और आपने खाना फेंका और झट से नीचे गिर गया, उसको नीचे जाने में धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो हमारी जो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर है, मतलब कि गैस्ट्रो वर्ड हम बेसिकली बेटा यूज़ करते हैं पेट के लिए यानी कि स्टमक के लिए। अब आपको पता है कि ईसोफेगस में आने के बाद जो खाना है वो पेट में यानी कि स्टमक में जाएगा। तो स्टमक और हमारी ईसोफेगस के बीच में जो एक ढक्कन होता है उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। वो ये कंट्रोल करती है कि जो खाना है वो हमेशा ईसोफेगस से पेट में ही जाए, पेट से वापस ईसोफेगस में ना जाए। अब हमारी ओरल कैविटी के अंदर जो स्लाइवा बन रहा है, जो लार बन रही है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन। इसके अलावा उसमें एंजाइम्स भी हैं, स्लाइवली अमाइलेज आपने पढ़ा होगा, और लाइसोजाइम भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे स्लाइवा में प्रेजेंट है, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ काम है। तो आप ये कह सकते हो, कई बार आपने 10th में भी क्वेश्चन पढ़ा होगा कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट है जिसका डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है, तो दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला जो एंजाइम है जिसको हम स्लाइवली अमाइलेज बोलते हैं वो हमारे स्लाइवा में ही मौजूद होता है। तो यानी कि 30% तक जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है वो हमारे मुंह में ही शुरू हो जाती है। और जो आपने खाना खाया उसके अंदर जो स्टार्च है ये एमाइलेज उस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में यानी कि एक डाइसैकेराइड में।
अब आप सोचो कि यहाँ पे डाइसेक्राइड क्या है, तो वैसे तो आपका एक चैप्टर है बेटा बायोमोलिक्यूल, जिसमें हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पर फॉर द टाइम मैं आपको बता देती हूँ। एक वर्ड होता है मोनो, एक होता है डाई, एक होता है ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन, और एक होता है पॉली। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3 एंड पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि मैनी। तो क्या होता है, सेक्राइड वर्ड हम यूज करते हैं शुगर के लिए। तो जिस शुगर में 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम डाइसेक्राइड बोलेंगे, जिसमें सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल होगा उसे मोनोसेक्राइड बोलेंगे, और जिसमें बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम पॉलीसेक्राइड बोलेंगे। तो जब यहाँ पे स्टार्च की डाइजेशन होती है हमारे माउथ में, तो वो एक डाइसेक्राइड माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो हमारी सलाइवा में लाइसोजाइम प्रेजेंट है, यही लाइसोजाइम हमारे आंसुओं में भी होता है। ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, मतलब बाई चांस अगर खाने के साथ हमने कोई बैक्टीरिया भी ले लिया तो ये उसको वहीं पर किल कर देगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे माउथ में जब हम स्टार्च वाली कोई चीज़ खाएंगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट वाली कोई चीज़ खाते हैं, जैसे आलू है, रोटी है, किसी भी तरीके का अनाज है, तो हमारे मुंह की जो पीएच है वो 6.8 होती है। तो उसमें सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। अब ईसोफेगस से होने के बाद जो खाना है वो पहुंच गया हमारी स्टमक में, यानी कि हमारे पेट में। हमारे स्टमक के जो मकोसा है, जो भी हमने पढ़ा था 4 टाइप की लेयर्स हैं, तो उसमें जो मकोसा लेयर है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इसमें 3 तरीके के सेल होंगे। अगर आपको ध्यान हो, ये चीज़ आपने 10th में भी पढ़ी होगी कि हमारा जो आमाशय है, जो पेट है, वो 3 प्रकार के पदार्थ रिलीज करता है। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है म्यूकस और एक होता है पेप्सिन। तो वही चीज़ बेटा यहाँ दोबारा आ रही है कि जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनमें 3 तरीके के सेल पाए जाते हैं। एक होते हैं म्यूकस सेल, जिनका काम है म्यूकस बनाना। एक होते हैं पेप्टिक सेल्स, जिनका काम होता है पेप्सिनोजेन एंजाइम बनाना। और एक होते हैं पेराइटल या ऑक्जिंटिक सेल, जिनका काम होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना। इसके अलावा विटामिन B12 को भी एब्जॉर्ब करने के लिए ये कुछ फैक्टर्स बनाते हैं। हमारे स्टमक के अंदर की जो pH है वो होती है एसिडिक, यानी कि 7 से कम। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर हो, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो भी खाना आपने खाया है वो आपके पेट में कम से कम 4 से 5 घंटे रहे। और इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए बेटा एक तो ये ज़रूरी है कि जब आप खाना खाते हो तो वैसे तो आपको इमीडिएटली सोना नहीं चाहिए, बट अगर आपको सोना भी है तो आप हमेशा लेफ़्ट साइड करवट लेके सो, ताकि आपका जो स्टमक है वो धीरे धीरे काम करे और जो खाना उसके अंदर स्टोर है वो कम से कम 4 से 5 घंटे मिनिमम उसमें रह सके। अब जब खाना उसके अंदर इतनी देर रहेगा तो पेट के अंदर जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस हैं उसके साथ वो खाना मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अच्छे से जो है आप कह सकते हो उसकी डिकम्पोजिशन होती रहेगी और वो चेंज हो जाएगा काइम में। मतलब जो फूड है जब उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाता है तो वो बन जाता है काइम। इसके अलावा इसमें जो एंजाइम है वो है पेप्सिनोजेन। ये प्रो एंजाइम है। प्रो एंजाइम मतलब ये अभी एक्टिव नहीं है, इसको एक्टिव करने के लिए इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए। तो जैसे ही इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है तो ये प्रो एंजाइम एक्टिव होकर पेप्सिन में बदल देता है, और पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ भी पीछे सिन वर्ड आ रहा है, इट मीन्स वो चीज़ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो ये जो पेप्सिन है ये क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करके प्रोटियोसिस या पेप्टोन्स यानी कि पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। बेटा प्रोटीन का जो सबसे छोटा पार्ट है वो एमिनो एसिड है। तो एमिनो एसिड अभी तक इसने नहीं बनाए, अभी तक इसने प्रोटियोसिस या पेप्टोन या पेप्टाइड्स ही बनाए हैं। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस या बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, आपके फूड को ल्यूब्रिकेट करेंगे यानी कि चिकनाई देंगे। और इसके अलावा शायद आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब हमारे पेट के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है तो हमारा जो पेट है वो उससे जलता क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो म्यूकोसा है इसके अंदर म्यूकस एक लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से जो एसिड है वो डायरेक्टली हमारे पेट की वॉल्स के साथ आके नहीं टकरा सकता। और इसके अलावा जो ये HCl है ये एक ऑप्टिमल pH देता है जिस पे पेप्सिन एंजाइम काम कर सके। इसके अलावा एक रेनिन भी एक एंजाइम होता है
जो सिर्फ छोटे बच्चों में ही पाया जाता है और वो मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स है, वो सिर्फ मिल्क ही लेते हैं, तो उन मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए उनके पेट में रेनिन नाम का भी एक एंजाइम मौजूद होता है। इसके अलावा लाइपेजेस भी थोड़े बहुत अमाउंट में रहते हैं, बट बेसिकली आपको जो याद रखना है वो ये है कि हमारी स्टमक से 3 तरह की चीज़ें बन रही हैं। एक तो बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक बन रहा है म्यूकस और एक बन रहा है पेप्सिनोजन एंजाइम, जो बाद में एक्टिव होकर पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो रेनिन है ये सिर्फ छोटे बच्चे यानी कि इन्फेंट्स में ही होता है। अब क्या होता है, यहाँ से क्रॉस होने के बाद जो फूड है वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहाँ पर उसको बहुत सारी सिक्रीशंस मिल जाएंगी, कुछ पैंक्रियाज की मिल जाएंगी और उसकी वजह से जो डाइजेशन है वो धीरे धीरे प्रॉपर होने लग जाएगा। तो जैसे कि हमने बताया था कि जो बाइल जूस है जो पैंक्रियाज से निकला था वो, और जो आपकी दूसरी गॉल ब्लैडर उससे लीवर से आ रही थी, तो ये जो बाइल पैंक्रियाटिक जूस है और इसके अलावा जो इंटेस्टाइन का अपना जूस है, ये सारी चीज़ें मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में इकट्ठे रिलीज हो जाती हैं। जो पैंक्रियाटिक जूस और बाइल हैं उसे हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट ने रिलीज किया। उस पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। और ये सभी जो एंजाइम्स हैं इनका अपना कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है। जो ट्रिप्सिनोजेन है अगेन ये एक इनएक्टिव एंजाइम है, इसको एक्टिव करने के लिए एंट्रोकाइनेज एंजाइम की जरूरत होती है और ये एंजाइम सिर्फ इंटेस्टाइन में ही मौजूद होता है। तो जैसे ही एक बार ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम एक्टिव हो जाएगा तो ये बाकी के भी सारे एंजाइम्स को एक्टिव कर देगा। और जो बाइल जूस है जो लीवर से रिलीज हुआ था उसके अंदर भी बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन इस तरह के 2 पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो बाइल है ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के अकॉर्डिंगली, दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल। तो बाइल जो है वो फैट्स को एमल्सिफाई करता है, यानी कि जो फैट के मॉलिक्यूल जितने बड़े बड़े हैं उनको छोटे छोटे मीजल्स में चेंज कर देता है और लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है कि वो आगे की डाइजेशन को पूरा करे। इसके बाद आता है कि जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा एपिथेलियम है उसके अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ लिया है, जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। तो ये म्यूकस जो है इसके साथ गॉबलेट सेल्स की सिक्रीशन के साथ जो दूसरी सिक्रीशन है ये मिलकर सक्कस एंट्रिकस नाम का इंटेस्टिनल जूस बनाती है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो म्यूकस है वो भी एक एल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करता है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी में हेल्प करे। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि जब हम बात कर रहे थे स्टमक की यानी कि पेट की, तो हमारे पेट की जो पीएच है वो एसिडिक होती है, क्योंकि हमारे पेट में जो एंजाइम है पेप्सिनोजेन उसको एक्टिव करके पेप्सिन बनाने के लिए एसिडिक पीएच की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की, तो हमारी इंटेस्टाइन को काम करने के लिए एल्कलाइन पीएच यानी कि बेसिक क्षारीय पीएच चाहिए, और क्षारीय पीएच यानी कि बेसिक पीएच जो है उसको इंटेस्टाइन में मिलेगी, तभी वो बाकी के एंजाइम्स को एक्टिवेट कर पाएगा। तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि स्टमक की पीएच एसिडिक है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पीएच है वो बेसिक हो जाती है। अब ये जो प्रोटीन्स, प्रोटियोजिस, पेप्टोन्स, जो मतलब प्रोटीन पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ उसके जो बीच के कंपोनेंट्स बने हैं जो काइम में प्रेजेंट थे, अब क्या होगा, जैसे ही वो पैंक्रियाटिक जूस के कांटेक्ट में आएंगे तो उसके अंदर जो एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक कर सकते हैं, जो प्रोटीलिटी यानी कि प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम है, वो उस पर काम करेंगे। जैसे ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइड, ये सारे एंजाइम है जो प्रोटीन पे काम करते हैं, तो ये इनको चेंज कर देंगे डाइपेप्टाइड में। इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा एमाइलेज और वो उसको चेंज कर देगा डाइसैकेराइड्स में। जो फैट्स हैं उसके ऊपर काम करेगा लाइपेज और वो उसको पहले डाइग्लिसराइड और उसके बाद मोनोग्लिसराइड में चेंज कर देगा। इसी तरह से जो न्यूक्लियेजेस हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि डीएनए, आरएनए, इनको पहले चेंज करेगा न्यूक्लियोटाइड में, देन इसको चेंज करेगा न्यूक्लियोसाइड में। तो ये पूरा का पूरा जो सक्कस एंट्रिकस बना है, मतलब इन सारों का जो मिक्सचर बना है, ये इसमें जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे काम करेंगे और जो भी चीज़ उसकी मतलब पर्टिकुलरली है उन पे काम करके
उनको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देंगे जिसको हम आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें। तो डाइजेशन के जो ये फाइनल स्टेप्स, ये सारा काम मतलब जो इंटेस्टाइन में होता है। इसलिए अगर आपसे कोई ये भी पूछे कि हमारा जो फूड है वो पूरी तरह से किस अंग में डाइजेस्ट होता है, तो दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब ये जो डाइपेप्टाइड्स बने ये बाद में चेंज होंगे अमीनो एसिड में, जो कि प्रोटीन का सबसे छोटा पार्ट है। जो भी माल्टोज या कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है वो चेंज हो जाएगा ग्लूकोज में। जैसे लैक्टोज है वो बना देगा ग्लूकोज लैक्टोज, सुक्रोज है वो बना देगा ग्लूकोज फ्रक्टोज। न्यूक्लियोटाइड से बनेंगे न्यूक्लियोसाइड, देन शुगर, देन बेसिस, और डाई एंड मोनोग्लिसराइड से बनेंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। मतलब कि जो भी चीज अभी तक कॉम्प्लेक्स थी वो अपनी सबसे छोटे और सबसे सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो ये सारा काम जो डाइजेशन का हो रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में होता है। अब ये जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं, जैसे मतलब डाइजेस्ट होने के बाद जो सिंपल सब्सटेंसेस बने उन्हें जीजनम एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो इलियम है वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा। आपको पता होगा या मैंने बताया भी था कि आपको DGI वर्ड याद रखना है, डिओडिनम, जीजनम, इलियम। तो ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। इनमें से जो एब्जॉर्प्शन का काम था सारा वो सारा काम होगा जीजनम और इलियम में। डिओडिनम के अंदर ब्रेकडाउन हुआ, जीजनम और इलियम में एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद जो चीज़ अनएब्जॉर्ब्ड है, अनडाइजेस्टेड यानी कि जो पचा नहीं है, जो बिल्कुल वेस्ट है, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा और वहाँ पे टेम्परेरी स्टोर हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई एक्टिविटी, कोई डाइजेशन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक तो वाटर, मतलब जो भी हमने खाना खाया अगर उसमें बाई चांस थोड़ा बहुत भी पानी या मिनरल्स चले गए हैं तो ये उनको वापस से सोख लेता है। इसके अलावा ये म्यूकस भी सीक्रेट करेगा ताकि जो हमारी जो वेस्ट है, जो फीसिस है, वो आसानी से हमारी बॉडी से निकल जाए। जैसे आपने देखा भी होगा कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन है कि कब्ज हो जाती है तो उस टाइम उनके जो स्टूल हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो म्यूकस है वो स्टूल को सॉफ्ट कर रहा है ताकि आसानी से वो हमारी बॉडी से निकल जाए। तो जो भी अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड होगा जिसको हम फीसिस यानी कि लैट्रिन बोलते हैं, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में चली जाएगी और उसके बाद वो रेक्टम में चली जाएगी। और जब तक प्रेशर नहीं होता, जब तक वो रिलीज नहीं होता, डेफिकेशन यानी कि बाहर नहीं निकलता, तब तक वो उसी के अंदर स्टोर रहेगा। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट मतलब ये जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी सारी एक्टिविटीज न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल में है। मतलब हमारा ब्रेन इस सारी चीज को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि आपने खाने को सूंघा, देखा, या खाने के बारे में सोचने से ही हमारी जो लार है यानी कि जो सलाइवा वो आने लग जाता है। तो ये क्या है कि हमारे जो ब्रेन में कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की मस्कुलर एक्टिविटीज़ है, मतलब जिसके अंदर मसल्स प्रेजेंट है, उनको भी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो और इसके अलावा जो हॉर्मोन्स है वो देखेंगे कि कब कौन सा डाइजेस्टिव जूस बनाना है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि ये सारा प्रोसेस एक कम्बिनेशन में चलता है, कोऑर्डिनेशन में चलता है, अकेले कोई भी चीज़ नहीं होती। उसके बाद बच्चों जो आपको येलो बॉक्स में ये चीज़ दे रखी है, ये आपको सिर्फ रीड करने के लिए, इसमें एग्जाम में से कुछ नहीं आता, बट अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हो तो आप इसमें से पढ़ सकते हो। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा है कि डाइजेशन जो है वो किस तरीके से हो रहा है और कौन सी चीज़ से क्या बना है।